आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो हिंदी का एग्जाम है आज यानी कि 15 जून 2022 को दूसरी पाली यानी कि सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी दोस्त होंगे सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और इसी प्रकार से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने मां के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी जो लेखिका महादेवी वर्मा है उन्होंने अपने मां के व्यक्तित्व का मतलब कौन कौन सा जो गुण है जिनका उल्लेख चैप्टर में क्या है आपको बताना है। तो देख लीजिए उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने मां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए पहला क्या है कि जो महादेवी वर्मा की जो मां थी वह एक धार्मिक महिला थी, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए कि वह पूजा पाठ भी बहुत करती थी, मतलब वह पूजा पाठ करती थी। तीसरा पॉइंट आप लोगों को लिख देना है कि महादेवी वर्मा की मां को संस्कृत और हिंदी भी आती थी, लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा कि गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, मतलब वो गीता भी पढ़ा करती थी। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारा सा और सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किस शासन की तुलना तम, देखिए तम माने होता है अंधकार, ठीक है, तम माने क्या होता है अंधकार, तो अंधकार के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन था उसी को यहाँ पर तम मतलब तम से तुलना किया गया है। देखिए तम माने होता है अंधकार, और अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था था बिल्कुल अंधेरा वाला था, क्योंकि वो भारतीयों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। उनका जो शासन व्यवस्था था बहुत ही अन्यायपूर्ण था। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। मतलब बहुत ही ज्यादा जुल्म क्या करते थे, भारतीयों को तंग करते थे। किसी को भी मतलब माँ को माँ नहीं समझते थे, बहन को बहन नहीं समझते थे, और उन पर अत्याचार करते रहते थे। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है, अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। नोट करिए फटाफट। अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो को देख के भी जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिख देंगे। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब राम स्वरूप उमा, ठीक है, इनके मतलब राम स्वरूप जो उमा है उनके बेटी को देखने के लिए जब शंकर जाते हैं, तो देखिए मतलब जो शंकर के जो पिताजी थे वो क्या बोलते थे कि देखिए शंकर के पिताजी भी पढ़े लिखे थे, वो खुद एक वकील थे। जो शंकर थे वो डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उनको जो मतलब जो शंकर को जो पत्नी चाहिए था, यानी एक्चुअल में अगर कहा जाए तो यहाँ पर देख लीजिए जो आप लोगों का यहाँ पर जो शंकर के पिताजी को जो बहू चाहिए था 10वीं पास चाहिए था। वो इसीलिए चाहिए था क्योंकि देखिए जो कम पढ़ा लिखा होने से वो मतलब आवाज नहीं उठाएंगे, मतलब उन लोगों का जो मेन मकसद था कि चलो भाई उनको घर का काम काज जो होगा उन्हीं से करवाएंगे। इसी के चलते उन लोग क्या कर रहे थे, वहां पर 10वीं पास यहाँ पर मतलब बहू खोज रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। मतलब जो राम स्वरूप है वो अपने बेटी उमा को बोल रही थी कि यहाँ पर जो तुम जब लड़का पार्टी आएगा देखने तुमको, तो इस तरह से व्यवहार करना, मतलब उन लोगों को लगे कि तुम सीधी सादी हो, तुम कम पढ़ी लिखी हो और तुम कम बोलने वाली लड़की हो। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, अब लड़की थोड़ी ना भेड़ बकरी है कि जिसको मन तिसको हम लोग बेच देंगे। ये मेज कुर्सी भी नहीं है, वो कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। तो ये होगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखिए जो माटी वाली थी ना वो बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह रोटी को मतलब रोटियों का हिसाब रखता था, रोटियों को गिन गिन कर रखता था कितना है कितना नहीं है। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, मैंने लिख दिया है। माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना यह बताता है कि वह बहुत गरीब है।
उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, वो रोज कमाती है और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना है, ठीक है, इसलिए उसे रोटियों का हिसाब रखना पड़ता है। देखिए जो माटी वाली थी वो बहुत ही गरीब थी, इसलिए वो मतलब क्या करती, रोटियों को गिन गिन कर रखती थी। पहला बात देखिए क्या होता है, जो गरीब होता है, जैसे आज तो खा लिया लेकिन कल क्या खाएंगे इसके बारे में भी गरीबों को सोचना पड़ता है, इसलिए वो सोचती थी इसी प्रकार से। और उनको अपने बूढ़े पति का भी मतलब पेट भरना था, इसलिए वो रोटियों का हिसाब रखती थी, रोटियों को गिन गिन कर रखती थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि में कोयल की चीखने से कवि को अनेकों असंदेश क्या है, अंदेशे होते हैं। जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गया है, या कोई संदेश लेकर आई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या वह किसी की कैद में है जो उससे पेट भर खाने को नहीं देता, ठीक है। या फिर देखिए क्या है कि या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही है। देखिए जो मतलब जैसे कोयल जो है जब रात में चीख रही होती है तो कभी बोलते हैं कि जो कोयल है शायद ये पागल हो गया है, या फिर वह कोई संदेश लेकर आई है, या फिर कोयल जो है वह किसी कष्ट में है, या फिर कोयल जो है कोयल को कोई कैद करके रखा है और उसको पेट भर खाना नहीं दे रहा है, या फिर जो क्रांतिकारियों का जो दुख है उस दुख से तो ये नहीं रो रहा है। इस प्रकार से कवि को अंदेशा हो रहा है और इस प्रकार से कवि सोच रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। तो देखिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की निम्नलिखित बुराइयों की ओर संकेत किया है। मैंने कहा करके हर एक चीज को पॉइंट बनाकर लिख दे। पहला पॉइंट कि हमारे समाज में स्त्रियों के साथ अत्याचार किया जाता है, आप सभी को पता है। स्त्री और पुरुष में हमेशा भेदभाव किया जाता है। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। आगे देखिए ये तो चीज़ आप लोग जानते हैं कि दहेज के नाम पर भी हमारे समाज की स्त्रियों को मारा पीटा जाता है। हमारे समाज में स्त्रियों को घर का सारा कामकाज थोपा जाता है। उनका जो सपना होता है सपना को कुचल दिया जाता है और बोलता है कि तुम घर का कामकाज करो और यहीं पर तुम सिमट कर रह जाओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि मेघ आई शीर्षक कविता में प्रकृति के निम्नलिखित गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने क्या है। देखिए पहला क्या है, पेड़ झुकने लगे, जो पेड़ थे वो झुकने लगे। आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी। लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई। तालाब जल से भर गए, बिजली चमकने लगी। ये सब नोट कर लीजिए फटाफट, ये हो जाएगा इसका प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या तर्क दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है कि मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इसमें मकान का क्या दोष है। जाहिर सी बात है जो शस्त्र उठा रहे हैं उनको इन्होंने दोषी बताया, महल का क्या दोष है, मकान का क्या दोष है। अगला पॉइंट क्या है कि मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकेगी। यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है क्योंकि देखिए मैना जो है इसी महल में छोटी से बड़ी हुई है, यहीं पर इनका पालन पोषण हुआ है। अगला पॉइंट क्या है कि अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए क्योंकि जो मैना थी वह हे के पुत्री मेरी की दोस्त थी। तो इसलिए बोल रहा है कि जो तुम्हारी जो पुत्री मेरी थी उनके दोस्त की रक्षा भी करना तुम्हारा फर्ज है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। देखिए लकुटी माने होता है लाठी और कामरिया माने होता है कंबल, और ये जो लकुटी और ये जो कामरिया है इसका संबंध डायरेक्ट श्री कृष्ण जी से है। और जो कवि है वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, और उन्होंने कहा कि जो चीज कृष्ण का होगा वो चीज हमारा भी होगा, यानी जो चीज कृष्ण को प्रिय है वह हमें भी प्रिय होगा। इसलिए कवि जो है वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर कवि सब कुछ निछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि ये दोनों वस्तुएं उनके अनन्य उपाय से यानी आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित है। फिर आगे क्या है कि कवि के मन में श्री कृष्ण के साथ
साथ उनसे संबंधित वस्तुओं के प्रति भी अन्य अनुराग है यानी कि प्रेम है। उन वस्तुओं को पाने के लिए संसार के सारे सुखों को न्यौछावर किया जा सकता है, जो कि कभी यहाँ पर करने के लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है कि मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है। तो यहाँ पर मेघ आए कविता में बादलों को यहाँ पर शहरी दामाद, देखिए दामाद यानी कि जमाई जब घर आता है तो बहुत ही सज धज कर आता है, वही चीज यहाँ पर बादलों को भी कहा गया है कि मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह सज धज कर आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है। या इन बादलों का इंतजार भी दामाद की ही तरह किया जाता है। देखिए दामाद आने का जिस तरह से इंतजार किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर बादलों का इंतजार किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर और एक दो लाइन बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या होता है, दामाद जब आता है तो घर का जितना भी मतलब मेंबर होता है सब कोई खुश हो जाता है। उसी प्रकार से जब बादल भी आता है उससे वहां से जब मतलब बारिश होती है तो हर एक कोई खुश हो जाता है। तो बस ये सब चीज आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। देखिए जो माटी वाली थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। पहला बात उनका मतलब किस प्रकार से अपना परिवार चलाएगा ये एक टेंशन था। उनका जो बूढ़ा पति था उनके बारे में भी उनको सोचना था, इसलिए उनको मतलब सोचने का एक जरा भी टाइम नहीं था कि उसका समय जो है किस प्रकार से है, उसका भाग्य अच्छा है या फिर बुरा है, ये सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। मैंने लिख दिया कि माटी वाली बहुत ही गरीब थी। माटी वाली के पास सबसे बड़ी समस्या थी अपने बीमार बूढ़े का पेट भरना, यानी कि बीमार जो बूढ़ा पति था उनका पेट भरना, और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे करेगी। अब तक तो वह माटा खाना उसकी रोजी रोटी बना हुआ था, वहां से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा, यह समस्या उसे ऐसा पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अच्छे या बुरे भाई के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। ये हो जाएगा इसका सुंदर सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। ठीक है, मतलब जो कवि है बच्चों को किस समय या फिर कहाँ पर जाते देखकर कवि को मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपको पाठ के आधार पर बताना, जो पाठ में दिया गया उसी के आधार पर बताना। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या है कि बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई। सर्दी का मौसम रहता है, ठंडा का मौसम रहता है, चारों तरफ से क्या होता है यहाँ पर कोहरा यानी कि जो कुहासा होता है, कुहासा यहाँ पर पड़ता है। और जब मतलब बच्चे सड़क पर मतलब जा रहे होते हैं तब कवि को इस चीज देखकर बहुत ही दुख होता है। ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। इन बच्चों की खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। फिर आगे है कि पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये ठंड में सुबह उठे, और सुबह उठकर क्या करते हैं, सुबह उठकर ठीक है क्या है यहाँ पर कि सुबह उठे होंगे और ना चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। सुबह उठते हैं और ना चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे, और यही सब चीज देखकर यहाँ पर मतलब जो कवि है उनको पीड़ा यानी कि दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज्यादा से ज्यादा 10वीं ही पास हो। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो गोपाल प्रसाद थे वह खुद एक शिक्षित व्यक्ति थे, वह खुद एक वकील थे, और उनका जो बेटा था शंकर वह खुद मेडिकल का पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें 10वीं पास बहू चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि देखिए जो 10वीं पास बहू होंगी वो ज्यादा बोलेगी नहीं, उनको ज्यादा नियम कानून के बारे में समझ नहीं होगा, और उनसे मतलब आसानी से घर का काम करवाया जा सके, इसलिए वह 10वीं पास ही मतलब यहाँ पर बहू खोज रहा होता है। देख लीजिए इसका उत्तर क्या है कि गोपाल प्रसाद खुद एक शिक्षित व्यक्ति थे, वे वकील थे, उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज्यादा से ज्यादा 10वीं ही पास हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे सोच थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती है, ठीक है, और जो कम पढ़ा लिखा होगा कम जागरूक होगा। इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है, उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डराया नहीं जा सकता, और न ही वे अपने ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद रखती है, इसलिए उन्हें 10वीं पास ही चाहिए था बहू। क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है मैंने आप लोगों को ऊपर में भी बताया इसका उत्तर, लेकिन और एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा और अलग टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। मैंने जो शुरू में लिखा है वो सबसे बेस्ट है, ये भी अच्छा है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए, वह मेहमानों के सामने ढंग से बात करें, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत लें। रामस्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है।
यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। देखिए जो लड़की थी ना वह बीए पास थी लेकिन वहां पर 10वीं पास बताया जा रहा है। ऐसी ठगी पर रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए कि भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने और कब और क्यों कहा। देखिए मतलब यहाँ पर जो माटी वाली होती है बहुत ही गरीब होती है और देखिए जब उनको रोटी मालकिन देती है तो सूखे रोटी को एकदम आसानी से और खुशी खुशी खा लेती है। इसका माने ये कि वो बहुत ही गरीब है। देख लीजिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग। तो भूख तो अपने में एक साग होती है, यह वाक्य घर की मालकिन ने तब कहा जब वो माटी वाली उनकी दी हुई एक रोटी को चबा चबा कर चाय के साथ गले के नीचे उतार रही थी। इसका आशा यह है कि यदि भूख लगी हो और सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने या ना होने की परवाह नहीं करता, बल्कि यहाँ पर क्या है फिर आगे कि बल्कि खाना शुरू कर देता है। भूख उसे सूखी रोटियां खाने पर विवश कर देती है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि यह मकान उससे बहुत प्रिय था। इसी मकान में मैना छोटी से बड़ी हुई थी। यह मकान उसके खानदान की निशानी थी। अब अंग्रेज जो है उस मकान को गिराना चाहता था, क्यों। तो देखिए अंग्रेज है यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि यह मकान नानाजी जैसे और भी क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी तथा अनेक अंग्रेज नर नारियों की हत्या की थी। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखिए कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो मैना की चरित्र की विशेषताएं जिसे हम अपनाना चाहेंगे देख लीजिए पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया कि पहला कि उसके मन में किसी भी प्रकार कोई भय नहीं था, वह साहसी थी। मैना निडर थी, वह सैनिकों से घिरी होने पर भी नहीं डरती थी। मैना अपनी जन्मभूमि से असीम प्रेम करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक है। आगे कि मैना को अपने घर से बहुत लगाव था, इसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल थी। आगे बढ़िए आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मैना बहुत भावुक थी, तभी मकान के जल जाने पर उनका मन दुखी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन 18 के सर थॉमस से के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। तो सर थॉमस के मन में मैना के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया क्योंकि वह एक छोटी ईमानदार और प्यारी लड़की थी। एक बात हो गया ये। आगे कि सर थॉमस से एक दयालु व्यक्ति भी थे। मैना सर थॉमस से की पुत्री की दोस्त भी थी। इन सब बातों को याद कर उसे मैना पर दया आ गई और उसने मैना को कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा की पूर्ण कोशिश करूंगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन 19 देखिए क्या है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से क्या ईर्ष्या क्यों हो रही थी। देखिए ईर्ष्या होने का यानी कि जलन होने का जो मेन कारण था यहाँ पर ये जो इस चैप्टर में कोयल को आजाद यानी कि स्वतंत्र बताया गया है और कवि यहाँ पर क्या है एक कोठरी में एक बंद कमरे में मतलब एक कमरे में वह बंद है। इसका उत्तर क्या होगा देखिए कि कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि जो है कवि क्या है ये कवि यहाँ पर बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कभी 10 फुट की अंधेरी कोठरी में घुट घुट कर जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। इस तरह कोयल और कवि के बीच काफी असमानताएं हैं। आगे बढ़िए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। तो यहाँ पर जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने आप लोगों को बताया और इससे पहले मैंने आप लोगों को और एक वीडियो दिया था जहां पर मैंने और आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को फटाफट देखिए, पढ़िए और आज आप लोग एग्जाम देने जाइए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।